आपके पीछे दाहिनी ओर मैं वही वृक्ष हूं, वही पीपल का दरख्त जिसने क्रांतिकारियों के सरताज महान चंद्रशेखर आजाद की शहादत देखी थी। बरसों से खड़ा हूं यहां, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती हैं और मुझे सुनाती हैं। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। को दिखाओगे तो आप कहाँ से बैठोगे? इधर से दिखा दो बच्चों को, दिखाई दे रहा जो मनुष्य श्वेत श्याम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धैर्यवान मनुष्य इसके किनारे अपनी देह त्यागते हैं, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, चूंकि यहाँ सरस्वती जी अदृश्य रूप में गंगा जी से मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। बृहन्नारदीय पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमान हैं, उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें
छलक कर गिर पड़ी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धुन लगाते हैं। के महीने में 12 बरस में कुंभ आता, माघ के महीने में पावन जल अमृत बन जाता, माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। भक्ति रंग की छाया छा जाती जहोर, श्रद्धा भक्ति रंग की छाया छा जाती जहोर, संतों का डेरा सज जाता माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। नर नारी जुट जाते आंखों में एक प्यास लिए, आंखों में है, आंखों में, आंखों में, आंखों में, आंखों में लाखों नर नारी जुट जाते आंखों में एक प्यास लिए, बूंद बूंद अमृत घट पाते मोक्ष द्वार की आस लिए, जप तप मंत्रोच्चारण करते ज्ञानी साधु यहाँ वहाँ, ज्ञान ध्यान का परम धाम माघ के महीने में, माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता, माघ के महीने में पावन जल अमृत बन जाता, माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। ये इस भूमि का सौभाग्य ही है कि जब भगवान श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया तो सबसे पहले प्रयाग स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम आए। महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी व ज्ञानी महर्षि थे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अर्थात भारद्वाज मुनि का निवास स्थान प्रयागराज है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने वन जाते समय यहां रात्रि निवास किया था। भारद्वाज ऋषि ने भगवान राम को विदा करते समय बताया था कि आगे जाने पर आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा जिसे शाम वट कहते हैं। इसके नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। ये शाम वट ही आज का अक्षय वट है। इस अक्षय वट के महत्व का वर्णन पुराणों में स्पष्ट रूप से किया गया है।
स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वरः ब्रह्माण्डानि सर्वाणि सर्वधारि ब्रह्माण्डानि सर्वाणि सर्वधारि हरि प्रभु मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा मूलं विष्णु स्वयं साक्षात् स्कंधा लक्ष्मी स्वयं शुभा अर्थात अक्षय वट की जड़ें स्वयं साक्षात विष्णु है, शाखाएं स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी है, उसके पत्तों में देवी सरस्वती वास करती हैं, तो उसके पुष्पों में भगवान शंकर, चतुरानन ब्रह्मा जी इसके फल हैं और विष्णु जी इन सब का आधार है। गौतम बुद्ध के काल में भी प्रयाग का बड़ा महत्व था। इसका एक बड़ा साक्ष्य है यहां उपस्थित अशोक की लाट। सम्राट अशोक का संदेश तो इस स्तंभ पर अंकित है ही। गुप्त काल के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी इसी स्तंभ पर खुदा है। 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अशोक का ये स्तंभ उस किले का हिस्सा बन गया जिस किले का निर्माण संगम के किनारे मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। बुद्धं शरणं गच्छामि।
गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हजारों वर्ष पुराने इस प्रयाग नामक नगर के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहां एक नया शहर ही बसा दिया और उसका नाम रखा इलाहाबाद, जो वक्त के साथ साथ बन गया इलाहाबाद। अपनी भौगोलिक स्थिति, सुंदर आबोहवा और राजनीतिक महत्व की वजह से इलाहाबाद ब्रिटिश हुक्मरानों को भी बेहद पसंद आया और कुछ ही समय में ये शहर ब्रितानी हुकूमत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका एक जीवंत उदाहरण है। देश के 4 उच्च न्यायालयों में से तो एक ये है ही। इसके अलावा अनेक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले देने का श्रेय भी इस न्यायालय को जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस शहर को उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 16 नवंबर 1887 को हुई। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इस विश्वविद्यालय का शुरुआती नाम न्यूयॉर्क सेंट्रल कॉलेज था। यहाँ का विजयनगरम हॉल और 7 खंडी मीनारें इतनी सुंदर और आकर्षक है कि आते जाते लोगों की निगाहें बरबस अपनी ओर खींच लेती है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इलाहाबाद हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर उभरा। ऐसी ही कुछ प्रसिद्ध शख्सियतों के नाम एकाएक तब याद आते हैं जब इस शहर से जुड़े साहित्यकारों की बात होती है, जैसे हास्य व्यंग के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी साहब, फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के जाने माने शायर तो थे ही, अंग्रेजी भाषा के भी प्रकांड पंडित थे, महादेवी वर्मा हिंदी की सशक्त कवियत्री जो आधुनिक मीना के नाम से भी जानी गई, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के महत्वपूर्ण स्तंभ, मधुशाला के लेखक और हिंदी साहित्य के पुरोधा कवियों में से एक हरिवंश राय बच्चन और अपने नाम ही के अनुरूप हिंदी भाषा के निराले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी ये कविता तो अद्भुत है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों चलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कला और साहित्य के साथ साथ राजनीति का भी खास गढ़ रहा है प्रयागराज। स्वतंत्रता संग्राम के अनेक शूरवीरों और गणमान्य व्यक्तियों का नाता इस शहर से रहा है, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, महामना मदन मोहन मालवीय आदि। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसी शहर में हुआ था। उनका घर आनंद भवन स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से प्रयागराज भी आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आजादी की बातें करें तो मुझे याद आता है सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसका गवाह मैं खुद रहा हूं। अनेकों भीषण लड़ाइयां, एक बार तो मुझे लगा था कि बस हमें विदेशी हुकूमत से छुटकारा मिल ही गया, लेकिन से बदकिस्मती कहे कि अंत में बाजी पलट गई। परंतु इन युद्ध की वजह से इलाहाबाद
एक दिन के लिए ही सही भारत की राजधानी बना। वो दिन था 1 नवंबर 1858। उस दिन प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक शाही दरबार लगा था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ा। आज 1 नवंबर 1858 के दिन से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होता है। अब से इंडिया में मलिका विक्टोरिया का राज होगा। ब्रिटिश ताज की हुकूमत होगी यहाँ। उस दौर से निकलकर समय के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो मुझे याद आता है अपने चारों ओर बाहें फैलाए ये विशाल पार्क, जिसके आंगन में खड़ा मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूं। बात सन 1870 की है, जब एडिनबर्ग के ड्यूक एल्फ्रेड साहब इलाहाबाद आए थे। उन्होंने यहां आकर 133 एकड़ के इस बड़े से भूखंड पर एक विशाल पार्क का शिलान्यास किया था। उन्हीं के नाम पर तो इस पार्क का नाम पड़ा है एल्फ्रेड पार्क। ब्रितानवी हुक्मरानों ने इस पार्क के भीतर कई एक महत्वपूर्ण इमारतों का भी निर्माण करवाया, जैसे आपके पीछे ये मशहूर गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी। इलाहाबाद के उस जमाने के कमिश्नर फ्रांसिस ऑटवे मेन एक लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट रिचर्ड रॉस्किल बेन को बुलवाया और कहा, बेन, हमने तुमको बोला था ना, हमको एक लाइब्रेरी बनाने का है। I remember, sir. आपने बताया था आपका डियर फ्रेंड और इलाहाबाद का एक्स कमिश्नर मिस्टर कटबर्ट बेंसले थॉर्नहिल का मेमोरी में आपको एक लाइब्रेरी बनवाना है, राइट? यस, थॉर्नहिल खुद एक बहुत काबिल टाउन प्लानर था। आधा इलाहाबाद उसी ने प्लान किया है। ये लाइब्रेरी उसकी मेमोरी को बिफिटिंग ट्रिब्यूट होना चाहिए। ओह, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर। मेरे दिमाग में स्कॉटिश बैरोनियल रिवाइवल स्टाइल की एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग का प्लान है, जो एकदम परफेक्ट होगा ट्रिब्यूट देने के लिए। वादे के मुताबिक श्रीमान बेन ने एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनाई, जिसे उस जमाने में थॉर्नहिल मेन मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। और आज हम इस शानदार इमारत को गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। यहाँ इस लाइब्रेरी में लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा किताबें और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी यही है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उससे थोड़ा छोटा मगर बेहद सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल यहां प्रयागराज में भी मौजूद है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसी पार्क के अंदर महारानी विक्टोरिया की याद में बनी सफेद संगमरमर की इस न्यू गोथिक शैली की छतरी या कैनोपी का निर्माण सन 1905 में हुआ था, और इसी कैनोपी में उनकी 7.5 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण अगले साल 1906 में हुआ। आजकल वो मूर्ति लखनऊ म्यूजियम में रखी है। आपके ठीक पीछे इसी विक्टोरिया मेमोरियल के बगल में अंग्रेजों ने एक बैंड स्टैंड भी बनवाया। उस जमाने में ब्रिटिश सरकार के ज्यादातर जलसे और दावतें इसी पार्क में हुआ करती थी। उन कार्यक्रमों के दौरान यहां पुलिस बैंड बजाने का रिवाज था। इस संगीत का आनंद अंग्रेजों के साथ साथ कुछ रईस और रसूखदार इलाहाबादी भी लेते थे। ऐसा माना जाता है
कि ये बैंडस्टैंड अंग्रेजों को एक बंगाली सज्जन बाबू नीलकमल मित्रा ने भेंट किया था। पंडित बृजमोहन व्यास और कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रयासों से इलाहाबाद संग्रहालय की एक छोटे से स्तर पर शुरुआत सन 1931 में ही हो गई थी। एल्फ्रेड पार्क में म्यूजियम के वर्तमान भवन का शिलान्यास पंडित नेहरू ने 14 दिसंबर 1947 को किया और भारतवर्ष के 4 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक इलाहाबाद म्यूजियम सन 1954 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। यहां पुरातन शिल्पकृतियां, प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं, कांसे की दुर्लभ वस्तुओं और पांडुलिपियों के अलावा 75,000 से अधिक कलाकृतियों का एक विशिष्ट संग्रह है। वास्तुकला के इन धरोहरों और अद्वितीय संग्रहालय के अलावा ये पार्क एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ भी जुड़ा है जो कभी फिरंगियों के हाथ न आया और हमेशा आजाद ही रहा। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। मशहूर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से न सिर्फ उन्होंने पुनर्गठित किया बल्कि भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे अनेक क्रांतिकारियों को उसमें शामिल भी किया। सन 1931 में चंद्रशेखर आजाद एक खुफिया और बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए इलाहाबाद आए और 27 फरवरी के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के एक सदस्य सुखदेव राज से इसी एल्फ्रेड पार्क में गुप्त मीटिंग की योजना बनाई। किसी भेदिए ने यह सूचना ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मिस्टर नॉट बावर को दे दी। हेलो, CID इंचार्ज नॉट बावर दिस साइड। DSP ठाकुर विश्वेश्वर सिंह से बात कराओ। अर्जेंट मैटर है। सलाम साहब, DSP सिंह बोलता हूँ। सिंह, 30 आर्म सिपाही लेकर एल्फ्रेड पार्क के पास मिलो फौरन। आपका मतलब कंपनी बाग? यस, कंपनी बाग। क्वेश्चंस पूछ के टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। इस गद्दारी से बेखबर आजाद कंपनी बाग पहुंच चुके थे
और पार्क में छुपे हुए थे। सुखदेव राज भी इलाहाबाद में अपने छुपने के ठिकाने से निकलकर उनसे मिलने तयशुदा जगह पर पहुंच गए। आजाद कहीं दिख नहीं रहे थे। सुखदेव ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और आखिर वो दोनों मिल गए। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। सुखदेव, किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? आप निश्चिंत रहें गुरुजी, मैंने यहां आते वक्त पूरी सावधानी बरती है। शाबाश सुखदेव, शाबाश। मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी मंत्रणा के लिए बुलाया है। जी बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे 4-5 विश्वास पात्र साथी। आजाद और सुखदेव की बातचीत शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नॉट पावर 30 राइफलधारी सिपाहियों के साथ यहां पहुंच गया। Mr. Chandrasekhar Tiwari, you have been surrounded by police. तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम आज यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। Surrender yourself. सुखदेव, तुम निकलो फौरन। नहीं गुरुजी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहस मत करो, जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ। पर आप, जब तक मेरे पास ये मेरी पंक्तुल तुम्हारा है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब जल्दी जाओ यहां से, और जब तक मेरा अगला संदेश न मिले तब तक चौकन्ने रहना, संभल कर रहना। सुखदेव, अब जाओ यहां से, तब तक मैं इनको रोकता हूं। पल भर में नॉट पावर ने आजाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आजाद यहीं बगल में जामुन के पेड़ के पीछे छुपे पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। जख्मी होने के बावजूद उस दिन उनकी गोलियों से नॉट पावर और डीएसपी सिंह दोनों घायल हुए। आजाद के पास गिनती की गोलियां थी, जबकि पुलिस के पास न गोलियों की कमी थी न बंदूकों की। फिर भी आजाद उनसे अपने पास बची आखिरी गोली तक लोहा देते रहे। आजाद ने प्रण लिया था कि वो हमेशा आजाद रहेंगे। उन्होंने अपना प्रण निभाया और वो हमेशा आजाद ही रहे। उन्होंने अपने पास बची आखिरी गोली से अपने प्राण न्योछावर कर अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान दे दिया। स्वतंत्र भारत का सपना अपने दिल में लिए वो शहीद तो हो गए, लेकिन हिम्मत और बहादुरी की मिसाल चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, तो उसका श्रेय शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के उत्सर्ग को, उनकी शहादत हो जाता है, जिन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आजाद अक्सर कहा करते थे, अंग्रेजों की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे।